गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों को गृह विज्ञान क्लास 9 की बता रही थी, जिसमें से मैंने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है और सेकंड यूनिट और फिफ्थ यूनिट फिनिश कर दिया है। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है जिसमें मैं गृह विज्ञान के तत्व बता रही हूँ। इसमें मैं गृह विज्ञान के गृह प्रबंध बता रही हूँ, जिसमें गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र, गृह विज्ञान की परिभाषा बता दी है। 8 नंबर है कार्य व्यवस्था, प्रभाव डालने वाले कारक, साधन, पारिवारिक आय, पारिवारिक कल्याण, परिवार के सदस्यों की संख्या और उनका व्यवहार एवं अभिरुचि। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है थर्ड चैप्टर क्लास 9 की बुक का। तो देख लीजिए प्रस्तावना। गृह संचालन में, एक मिनट रुकिए। गृह संचालन में परिवार के विभिन्न सदस्यों को प्रातः काल से सोने के समय तक विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्यों में गृहिणी के कार्यों का स्थान, एक मिनट आप लोग होल्ड करिए, बस एक मिनट। कार्यों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। गृहिणी को अपने कार्यों के साथ साथ यह भी तय करना होता है कि गृह संचालन के विभिन्न कार्यों को किन किन सदस्यों को सौंपा जाए। गृह के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु उचित कार्य व्यवस्था आवश्यक है। उचित कार्य व्यवस्था न होने पर गृह व्यवस्था पूर्णतः अस्त व्यस्त हो जाती है। अतः प्रश्न उठता है कि गृह कार्य व्यवस्था क्या है। आप कहते हैं ना कि गृह संचालन के लिए कोई काम मैनेजमेंट तरीके से पहले उसका व्यवस्थापन किया जाए, कार्य सही से होगा, कम समय लगेगा, कम धन लगेगा, कम ये मतलब श्रम लगेगा। तो आपके मन में एक बात, ये गृह व्यवस्था है क्या। इस किताब में बताया जा रहा है कि गृह व्यवस्था है क्या। आपके मन में अगर ये सवाल आता है तो देख लीजिए गृह व्यवस्था क्या होता है। गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ है गृह कार्य के सभी कार्यों को इस प्रकार से सुनियोजित किया जाए जिससे सभी कार्य सुचारू रूप से हो सके तथा साथ ही परिवार के धन, श्रम व समय की बचत भी हो सके। कार्य व्यवस्था वास्तव में एक चक्र है। इस चक्र में कुछ तत्व निरंतर गतिशील रहते हैं। किसी कार्य की व्यवस्था में योजना बनाना, प्रबंध करना, उसे नियंत्रित करना तथा उसका मूल्यांकन करना निहित है। किसी कार्य व्यवस्था में क्या क्या निहित है। पहले उसकी योजना बनाना, ठीक है, फिर उसका प्रबंध करना, फिर उसे नियंत्रित करना, और आगे क्या है जिसे संगठन कहते हैं उसे प्रबंध करना लिखा हुआ। फिर उसके बाद क्या है, मूल्यांकन करना। इन सभी क्रियाओं को एक चक्र बनता है। यह किसी भी कार्य व्यवस्था का सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। व्यवहारिक रूप से भी गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम परिवार के सभी कार्यों को निर्धारित कर लिया जाए। इसके उपरांत कार्यों की प्राथमिकता के अनुसार उनका वर्गीकरण कर लिया जाए। इसके बाद समस्त कार्यों को किए जाने के लिए समय भी निर्धारित कर लेना चाहिए। इतनी व्यवस्था हो जाने पर सूझबूझ समस्त कार्यों को किए जाने के लिए समय भी निर्धारित इतनी व्यवस्था हो जाने पर सूझबूझ द्वारा समस्त कार्यों का विभाजन परिवार के सभी सदस्यों में उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार कर देना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों को कोई भी कार्य सौंपते समय उनकी आय, योग्यता तथा समय संबंधी सुविधा को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अवकाश प्राप्त वृद्ध पिता को प्रातः दूध लाने तथा बच्चों को पढ़ाने का काम सौंप देना चाहिए। स्पष्ट है कि घर परिवार में नाना प्रकार के कार्यों को सहज व नियमित ढंग से करने की विधि को ही गृह कार्य व्यवस्था कहते हैं। गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ यह है कि गृह के समस्त कार्य इस प्रकार योजना बनाकर किए जाएं जिससे सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाए तथा परिवार के धन, समय व श्रम की बचत हो सके। इस प्रकार गृह कार्य व्यवस्था के लिए ऐसा कार्य विभाजन किया जाए जो विभिन्न साधनों, सदस्य संख्या तथा कार्य क्षमता के अनुसार हो। अब आगे आता है गृह कार्यों का विभाजन। गृह व्यवस्था का कुशलता से संचालन के लिए गृह कार्यों को 6 भागों में बांटा गया है। गृह व्यवस्था का कुशलता से संचालन के लिए जो गृह कार्य होते हैं, जो होमवर्क है, ठीक है, उनको कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में। पहला दैनिक, दूसरा साप्ताहिक, तीसरा मासिक, चौथा वार्षिक, पांचवा सामयिक कार्य और छठवां है आकस्मिक कार्य। कितना, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, उसके बाद सामयिक कार्य और आकस्मिक कार्य। दैनिक कार्य देख लीजिए। दैनिक के गृहिणी के दैनिक मतलब प्रतिदिन के कार्य की बात इसमें की जा रही है। गृहिणी के दैनिक कार्यों में मुख्य रूप से घर की सफाई, नाश्ते की व्यवस्था करना, बच्चों को नहलाना धुलाना, भोजन बनाना व बनवाना, भोजन कराना, कपड़े धोना आदि कार्य सम्मिलित होते हैं। गृहिणी यदि इन कार्यों
को योजनाबद्ध ढंग से करती है तथा साथ ही अन्य सदस्यों से भी आवश्यक सहयोग लेती है तो उसके सभी कार्य बड़ी सुगमता से संपन्न होंगे। उसे थकान भी अधिक नहीं होगी तथा विश्राम के लिए भी कुछ समय प्राप्त होगा। ये बात हो गई दैनिक कार्यों की। नेक्स्ट आता है नंबर साप्ताहिक, जो वीकली कार्य करते हैं। एक सप्ताह की बात हो रही है। घर में अनेक कार्य ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें दैनिक कार्यों के साथ प्रतिदिन नहीं किया जा सकता। उनकी एक सूची बनाकर प्रति सप्ताह पूरा करना चाहिए। सूची बनाने में यह सरलता होगी, जो कार्य अत्यंत आवश्यक है उन्हें पहले तथा अन्य कार्यों को अगले सप्ताह पूरा किया जा सकता है। ऐसे कार्यों में फर्नीचर की सफाई, बिस्तर की चादर आदि धोना, धूप दिखाना, धोबी को कपड़े देना, रसोई के कुछ सामान, अचार आदि को धूप लगाना, भंडार गृह की सफाई व व्यवस्था ठीक करना, कमरों की धुलाई, बालों को धोना, सामान की खरीदारी आदि कार्य सम्मिलित हैं। प्रति सप्ताह नाश्ते आदि की वस्तुएं या विशेष व्यंजन बनाने पड़ सकते हैं। इस प्रकार ऐसे कार्यों को 1 या 2 सप्ताह में पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर आता है मासिक कार्य। मासिक कार्यों में कुछ विशेष कार्य होते हैं जो महीने भर के लिए केवल एक बार ही करने की आवश्यक है, जैसे बाजार से अनाज, मसाले, खाद्य सामग्री मंगवाना तथा उन्हें साफ करके डिब्बों आदि में भरकर रखना, धोबी, दूध आदि का हिसाब करना, कपड़े साप्ताहिक में देना, हिसाब और दूध लेना वो डेली आ जाएगा, लेकिन इनका हिसाब करना वो मासिक हो जाएगा। नौकर, महरी, जो महरीन कहते हैं ना, बर्तन वगैरह धुलने आती, महरी को वेतन देना आदि इन कार्यों तथा प्रत्येक सामग्री की साप्ताहिक कार्यों की भांति सूची बना लेने से न तो रोज रोज बाजार में सामान लाने के लिए समय नष्ट करना पड़ेगा, न ही कोई कार्य अधूरा रह जाएगा। अगला नंबर आता है वार्षिक। जिन कार्यों को प्रति सप्ताह या प्रति मास भी नहीं कर सकते, वे कार्य वार्षिक में सम्मिलित किए जाते हैं। इन कार्यों में बरसात के बाद और दीपावली से पूर्व घर की पुताई, रंगाई एवं मरम्मत, व्यर्थ की वस्तुओं को घर से हटाना, रद्दी बेचना, अचार चटनी मुरब्बे बनाना। अचार चटनी मुरब्बे बनाने का ये मतलब है कि क्या होता है, कुछ ऐसे सब्जियां या जिनके अचार वगैरह बनाते हैं, जैसे आम, तो वो क्या होता है, एक वर्ष पर ही फलता है, उसका वार्षिक वो होता है। जैसे अगर वो गर्मी में होता है तो गर्मी में होगा, जैसे गाजर है इस टाइम बहुतायत में मिलता है, तो वही बात कही जा रही है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वार्षिक होती है। वस्त्र खरीदना व बनवाना, और फर्नीचर, आपको लगता होगा वस्त्र खरीदना व बनवाना, जैसे ये होता है कि अब तो हम डेली ही वस्त्र खरीदते हैं, प्रयोजन के हिसाब से खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन वस्त्र खरीदना व बनवाना किस में आएगा, वार्षिक कार्य में आएगा। फर्नीचर पर रंग रोगन व मरम्मत करवाना, वार्षिक बिलों का जैसे वाटर टैक्स, हाउस टैक्स आदि अदा करना आदि कार्य आते हैं। गृहिणी को इन कार्यों को भी पूर्व योजना बना लेनी चाहिए। नेक्स्ट है सामयिक कार्य। घर में कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो वर्ष भर समय समय पर करने पड़ते हैं। सामयिक कार्य का मतलब जो समय समय पर करने पड़ते हैं, जैसे मौसम के अनुसार कपड़े खरीदना व बनवाना, किसके अंतर्गत आएगा, तो वो सामयिक कार्य के अंतर्गत आएगा। ऊन के वस्त्र बुनना, अचार मुरब्बे बनाना, फल सब्जी सुखा कर रखना, ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा, विभिन्न त्योहारों का जन्म दिवस आदि की व्यवस्था, इन कार्यों को करने के लिए गृहिणी को अपने दैनिक व साप्ताहिक कार्यों में से ही समय निकालना पड़ता है। अतः जब भी इस कार्यों को करना हो तो दैनिक कार्यों को कुछ समय सीमित किया जा सकता है तथा अन्य सदस्यों से विभिन्न विशेष सहयोग लेकर उन्हें पूरा किया जा सकता है। अगला आता है आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य वे होते हैं जिन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं होती। इस प्रकार के कार्यों में शादी विवाह, जन्म मरण के कार्य, अतिथि सत्कार, मित्र व संबंधी के यहाँ जाना, स्थानांतरण या मकान बदलना, बीमारी व्यक्तियों की सेवा तथा परिचर्या करना आदि सम्मिलित है। दैनिक कार्यों में से कुछ समय निकालकर आकस्मिक कार्यों को पूरा करना पड़ता है तथा शेष बचे हुए दैनिक कार्यों को अतिरिक्त समय देकर पूरा करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार छोटा हो बड़ा हो, गृह कार्य को पूरा करने का दायित्व गृहिणी का ही होता है, परंतु यदि गृहिणी योजनानुसार कार्य करे तथा परिवार के अन्य सदस्य समय समय पर यथासंभव सहयोग देते रहे तो किसी को भी अधिक कष्ट नहीं होगा। इससे परिवार में सद्भावना बनी रहेगी तथा सभी कार्य सुचारू रूप से होते रहेंगे। अब अगला नंबर आता है कार्य व्यवस्था के सिद्धांत। कार्य व्यवस्था करते समय ये कुछ सिद्धांतों का पालन करते हैं, ठीक है, वो चीज़ आप देख लीजिए। गृह की कार्य व्यवस्था पूर्ण रूप से सफल हो, इसके लिए गृहिणी को गृह व्यवस्था के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। नंबर 1 क्या है, योजना बनाना। इसके लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कार्यों को अन्य सदस्यों में बांटना,
कार्यों का बंटवारा सदस्यों की योग्यता, क्षमता, सुविधा के अनुसार करना, कार्यों को करने के लिए समय का निर्धारण करना, परिवार के अन्य सदस्यों से सलाह मशविरा करके कार्य की पूर्ण योजना तैयार करना। योजना में क्या क्या है? पहले कार्यों में सदस्यों को बांटना, ठीक है, मतलब कौन सा मेंबर कौन सा कार्य करेगा। कार्यों का बंटवारा सदस्यों की योग्यता, आपने देखा ना, जब कोई वृद्ध हो गया तो उसको कौन सा काम, दूध ला दे, घर के छोटे बच्चों को पढ़ा दे, तो वही चीजें योग्यता, क्षमता, सुविधा के अनुसार करना। परिवार को करने के लिए समय का निर्धारण भी करना, कार्यों को करने के लिए समय का निर्धारण भी करना चाहिए कौन सा कार्य कब होगा। परिवार के अन्य सदस्यों से सलाह मशविरा करके कार्य की पूर्ण योजना तैयार करना। और लोगों से सलाह मशवरा करने से क्या होता है, कार्य ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कई लोगों का दिमाग, कई लोगों की बुद्धि और कई लोगों की सोच मतलब उसमें सम्मिलित होती है। नंबर दूसरा आता है कार्य योजना का संचालन तथा नियंत्रण। इसके अंतर्गत निम्न बातें आती हैं। नंबर 1, तैयार की गई योजना को क्रियान्वित करना। किसके अंतर्गत आती है? नियंत्रण, संचालन तथा नियंत्रण के अंतर्गत। परिवार के अन्य सदस्यों को सौंपे गए कार्यों का संचालन व नियंत्रण करना। परिवार के सदस्यों के कार्यों से संबंधित निर्देश देना। सभी कार्यों को उचित समय पर संपन्न करना। सभी कार्यों को उचित समय पर संपन्न करना किसके अंतर्गत आता है? संचालन तथा नियंत्रण के अंतर्गत आता है। कार्यों का मूल्यांकन, कार्य की जांच पड़ताल के लिए उनका मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे यह ज्ञात होता है कि कार्य ठीक प्रकार से संपन्न हो रहा है या नहीं, कार्य समय पर हो रहा है, कार्य से क्या उपलब्धि हो रही आदि। मूल्यांकन करने के 4 उद्देश्य होते हैं। नंबर 1, कार्यों से प्राप्त परिणामों या उपलब्धियों की जांच पड़ताल हो जाती है। भविष्य की योजना के लिए एक आधार मिल जाता है। निर्धारित योजना में कमी होने पर उनमें सुधार के सुझाव होते हैं। नए नए सुझाव ढूंढे जा सकते हैं किसके द्वारा? मूल्यांकन करने के बाद। नंबर 4 है कार्य कुशलता। गृह कार्यों में यह अत्यंत आवश्यक है, जो भी कार्य किया जाए उसे पूर्ण कुशलता से किया जाए। यदि कार्य समय पर संपन्न नहीं होगा तो कार्य प्रणाली दोषपूर्ण कहलाएगी। यदि कार्य समय पर संपन्न नहीं होगा तो कार्य प्रणाली दोषपूर्ण कहलाएगी। उदाहरणार्थ, यदि आपने किसी मित्र को रात्रि के भोजन पर आमंत्रित किया, उसके आने तक भोजन की पूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाई तो कार्य कुशलता में कमी का सूचक है। यदि मेहमानों के आने पर गृहिणी रसोई में व्यस्त है तो वह मेहमानों का स्वागत नहीं कर पाती तो उसे कार्य कुशलता में अभाव समझा जाना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि कार्य व्यवस्था में कार्य कुशलता का अत्यंत महत्व है। कुशलता पूर्वक किया गया कार्य हमें संतोष देता है, हमें हर्ष प्रदान करता है और सभी लोग कार्य की प्रसन्नता करते हैं। परिवार में उत्तम कार्य व्यवस्था तभी संभव हो पाती है जब गृहिणी विचार पूर्वक एक योजना बनाए तथा निम्न कार्यों को ध्यान में रखते हुए उसकी कार्य व्यवस्था में सहायक हो सके। उन साधनों का उपयोग करे जिससे वह विभिन्न कार्य अधिकतम कुशलता से संपन्न कर सके। अगला है उसमें क्या क्या करना है, कौन कौन से कार्य हैं? तो उचित योजना बनाना। एक कुशल गृहिणी को चाहिए कि वह घर में किए जाने वाले कार्य, चाहे दैनिक हो या साप्ताहिक, मासिक, उनकी पहले एक योजना या रूपरेखा तैयार कर ले। ऐसा करने से सभी कार्य सुगमता से पूरे हो जाते हैं, कोई कार्य छूटने नहीं पाता तथा परिवार की दिनचर्या ऐसे नियमित हो जाती है कि प्रत्येक सदस्य कार्य तथा उसके प्रभाव से संतुष्ट रहता है तथा प्रत्येक को अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाता है। नंबर 2 है कार्य विधियों का ज्ञान। कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए आवश्यक है घर के प्रत्येक कार्य को सरलतम व श्रेष्ठतम रीति से किया जाए। पहले आपने क्या देखा? उचित योजना बनाई जाए। उचित योजना बनाने से क्या होता है? सभी कार्य सुगमता से पूरे हो जाते हैं। योजना के बाद क्या होता है? लोग क्या होते हैं, चीज़ों को लेकर मतलब सीरियस हो जाते हैं काम के प्रति। तो क्या होता है, काम एक समय पर आराम से कंप्लीट हो जाता है। उसे यह निश्चित करना चाहिए कि कौन सा कार्य किस समय किया जाए कि किसी को असुविधा न हो। विभिन्न कार्यों में जितना समय लगता है उसका अनुमान लगाकर कार्य निपटाए जाएं। तीसरा नंबर है परिवार के सदस्यों का सहयोग व रुचि। गृहिणी को गृह कार्य की सफलता के लिए परिवार के सदस्यों की रुचि व कार्य क्षमता के आधार पर सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए। उनसे भी किसी कार्य व्यवस्था के लिए सलाह लेनी चाहिए जिससे कि वे समय निकालकर सहर्ष आपको सहयोग दे सके। यदि आपने बिना रुचि व क्षमता का ध्यान रखे हुए किसी को कार्य सौंप दिया, जैसे किसी को बाजार से सामान खरीदने में रुचि या ज्ञान नहीं है, मोल भाव करके अच्छा सामान नहीं खरीद सकता, तो वह आपकी व्यवस्था को गड़बड़ करेगा तथा धन व समय भी खराब करेगा। घर में व्यर्थ का तनाव बढ़ेगा। अतः सोच समझकर सदस्यों से सहयोग लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है मितव्ययिता।
मितव्ययिता को एक चीज़ आप लोग ले लीजिए, इसे कंजूसी नहीं कहते। इसमें क्या होता है, कम खर्च में बढ़िया कार्य करने की बात को मितव्ययिता कहते हैं। मितव्ययिता का अर्थ है कि कम खर्च से बढ़िया कार्य करना। प्रायः गृहिणियाँ अच्छे कार्य करने बढ़िया वस्तुएं बनाने के लिए अधिक धन खर्च करने पर विश्वास करती है, परंतु यह गलत है। परिवार की गृह व्यवस्था का आधार धन है। गृहिणी को बड़ी मितव्ययिता से धन खर्च करना चाहिए। यथासंभव जहाँ तक हो सके किसी वस्तु को व्यर्थ में नहीं नष्ट करना चाहिए। सब्जी तो सभी गृहिणियाँ बना लेती है, लेकिन उनके छिलके फेंक देती है। यदि हरी सब्जी के छिलकों को काट कर घी मसाले से बनाया जाए तो काफ़ी मितव्ययी हो सकता है। हाँ, बनाए तो जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि आलू के छिलके को, सब्जियों के छिलके का भी मतलब उसमें से कुछ पर्टिकुलर सब्जियां विशेष होंगी। ऐसा नहीं कि आप किसी के भी छिलकों को घी मसाले में तल के बनाएं। मितव्ययिता से धन की बचत तो होती है, यह गृहिणी की कुशलता का भी परिचायक है। नेक्स्ट 5वां नंबर है भौतिक साधनों का उचित उपयोग। घर के प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के लिए प्रमुख माध्यम भौतिक साधन है, जैसे धन, यंत्र, उपकरण, खाद्य सामग्री, ईंधन आदि। ये क्या है, ये भौतिक साधन है और गृह कार्य को संपन्न करने में ये मुख्य साधन के अंतर्गत आते हैं। बिना इन साधनों का प्रयोग, जिसके अंदर यंत्र आता है, उपकरण आता है, खाद्य सामग्री आती, ईंधन आता है और धन आता है, किसके अंतर्गत, भौतिक साधनों के अंतर्गत। बिना इन साधनों का प्रयोग किए हुए कार्य संपन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः जो भी साधन प्रयोग में लाए जाएं वह उत्तम किस्म के होने चाहिए तथा उपकरणों आदि का प्रयोग करने में भी सावधानी रखनी चाहिए, जिससे वे अधिक समय तक प्रयोग करने योग्य बन सके। एक स्वेटर बुनने के लिए उपयुक्त नंबर की सिलाइयाँ होनी चाहिए। सिलाइयाँ भी बढ़िया होगी तब मशीन ठीक दशा में हो। बढ़िया भोजन, उत्तम सफाई उचित साधनों पर निर्भर है। नंबर 6, अनुभव तथा ज्ञान। एक कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। मतलब अभ्यास करने से एक जो मूर्ख है वो भी क्या हो जाता है, सुजान, विद्वान हो जाता है, चालाक हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कभी पहले बहुत जो रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। आपने देखा कुएं वगैरह से जब पानी निकाला था तो वो पत्थर रखा था ना, कि मतलब जब बाल्टी आए तो उस पर सहारा, देखिए रस्सियों के आने जाने से क्या होता है, उस सिल पर क्या होता है, निशान बन जाता है। सिल तो बड़ा मजबूत है, रस्सी तो बहुत उसके सामने कमजोर है, लेकिन बराबर उसके रगड़ से क्या होता है, उस पर निशान बन जाता है। वैसे ही आपके दिमाग पे भी अगर किताबों का रगड़ बराबर हो, आपके चैप्टर की बराबर रगड़ होती है तो क्या हो, आपको भी अपने किताबों का ज्ञान हो जाएगा। अर्थात कैसा भी कार्य करते करते अनुभव हो ही जाता है, परंतु यदि कार्य करने से पूर्व उस कार्य का विधिवत ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए तो उसमें समय व श्रम की बचत हो सकती है। अतः गृहिणी को चाहिए कि जहाँ भी अवसर मिले पुस्तकों के आधार पर कार्य विधि का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार स्वयं के अनुभव तथा ज्ञान से वह अपने सभी कार्य कुशलता से संपन्न कर सकेगी तथा परिवार के सदस्यों एवं बच्चों को भी मार्गदर्शन कर सकेगी। कार्यविधियों का ज्ञान। एक कुशल गृहिणी को सर्वोत्तम कार्यविधियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। गृह विज्ञान के अध्ययन से यह ज्ञान विधिवत प्राप्त हो जाता है। गृह कार्यों में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके श्रम, समय व धन तत्वों की बचत की जा सकती है और कार्यों को भी सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। आजकल प्रतिदिन इस दिशा में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, परंतु इन सब के लिए यह आवश्यक है कि गृहिणी को सभी यंत्रों व उपकरणों की कार्यविधि का समुचित ज्ञान हो। कई गृहिणियां परिवार के अन्य सदस्यों का भी मार्गदर्शन तभी कर सकती जब उसको कार्य स्वयं ठीक ढंग से करने आते हों। अगला है परिवार का आकार। गृह कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने के लिए परिवार का आकार व उसके सदस्यों की संख्या भी एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि परिवार छोटा होता है तो सीमित आय में अच्छी कार्य व्यवस्था संपन्न की जा सकती है तथा रहन सहन के स्तर को भी ऊंचा उठाया जा सकता है। पारिवारिक आय में भी बच्चों की उच्चतम शिक्षा का प्रबंध किया जा सकता है तथा सदस्यों की सुख सुविधा के साधनों में भी वृद्धि की जा सकती है। यदि परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है तो पारिवारिक आय व रहने का स्थान सीमित हो तो सदस्यों की देखभाल, व्यय, आराम तथा व्यवहार का सीधा प्रभाव गृह कार्य व्यवस्था पर पड़ता है। किसका किसका प्रभाव पड़ता है? आपके रहने का मतलब रहन सहन का, ठीक है, आपकी देखभाल, परिवार में सदस्यों की संख्या और आपका व्यय, ठीक है, आपका मतलब लग्जरी लाइफ जीने का तरीका, आप लग्जरी लाइफ जीते हैं कि बस साधारण लाइफ जीते हैं, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, गृह व्यवस्था पर इनका प्रभाव पड़ता है और गृहिणी के समक्ष परिवार को सुनियोजित रूप से चलाने के कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं।
नंबर 9 है पारिवारिक आय। परिवार की उत्तम कार्य व्यवस्था के लिए अधिक से अधिक भौतिक साधनों की ज़रूरत होती है। आपने देखा था भौतिक साधनों के अंतर्गत क्या क्या आता है, मुख्य रूप से धन, ईंधन, और क्या था आपका भौतिक साधनों के अंतर्गत, धन था, ईंधन था, उपकरण था, यंत्र था, खाद्य सामग्री था। ठीक है, की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। साधनों को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। परिवार के लोगों द्वारा अर्जित किया गया धन ही परिवार की आय होती है। आज की महंगाई के समय में परिवार के सदस्य जो वयस्क हैं अथवा कम से कम पति पत्नी दोनों लोग कहीं न कहीं कार्यरत होना आवश्यक है, जिससे परिवार की पर्याप्त आय हो, वे जीवन के लिए अधिक से अधिक संसाधन जुटा पाएं। गृहिणी को पर्याप्त आय में से बजट बनाकर कम खर्च में गृहस्थी चलाना आना चाहिए। मितव्ययिता पूर्वक घर चलाने से घर की कार्य व्यवस्था उत्तम होगी तथा साथ ही बचत भी होगी। नेक्स्ट नंबर आता है परिवार कल्याण। गृह व्यवस्था का प्रभाव डालने वाले कारकों में परिवार कल्याण एक प्रमुख कारक है। परिवार के प्रत्येक सदस्य का सर्वांगीण विकास तथा सुखी एवं समृद्ध जीवन उत्तम कार्य व्यवस्था द्वारा ही संभव है। उत्तम कार्य व्यवस्था वही है जिसमें परिवार कल्याण का लक्ष्य सर्वोपरि हो। उत्तम कार्य व्यवस्था क्या है? जिसमें परिवार कल्याण का लक्ष्य सर्वोपरि हो। परिवार के प्रत्येक सदस्य, शिशु, बालक, बालिका, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, पति, पत्नी, सभी की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। उसे दृष्टिगत रखते हुए कार्य व्यवस्था आयोजित एवं क्रियान्वित होनी चाहिए। अगला नंबर आता है कार्य व्यवस्था को कुप्रभावित करने वाली बातें। गृहिणी को अपनी कार्य व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए तथा उन्हें यथासंभव दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए जो उसकी कार्य व्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालते हैं। जैसे नंबर 1 गृहिणी में उचित निर्णय लेने तथा सूझबूझ का अभाव। नंबर 2 परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति जिससे उचित भौतिक साधन न हो सके। नंबर 3 कुछ कारणों से परिवार के सदस्यों की इच्छा होते हुए भी सहयोग प्राप्त न होना, जैसे पति पर अत्यधिक कार्यभार होना, घर से कार्यस्थल अधिक दूर होने से समय का अभाव होना, कार्य योजना के सदस्यों की रुचि क्षमता का ध्यान न रखना तथा बिना योजना बनाए कार्य को संपन्न करने का प्रयत्न। ये सब क्या है? तो कार्य व्यवस्था को इनका कुप्रभाव पड़ता है। देखती हूँ कितना ये है, ये चैप्टर लंबा है। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या हैं पॉइंट हैं। चलिए आज बस इतना ही। कल जो है गृह व्यवस्था के कार्य से मैं गृह व्यवस्था के साधन से स्टार्ट करूंगी। भौतिक साधन, मानवीय साधन, जो अमानवीय और मानवीय साधन के अंतर्गत ग्रास और कैंडल ने, निकिल और डार्सी ने अपने अपने तरीके से समय को रखा हुआ है और शक्ति को रखा हुआ है। तो कल सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से बताऊँगी। तब तक के लिए अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग अपना मूल्यवान समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।